तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। न्यूट्री फार्म परियोजना से किसानों को मिलने वाले लाभ पर केवीके हैदरगढ़ में आयोजित गोष्ठी पर विशेष अंश। आलू की अधिक उपज के लिए फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गाय भैंसों से अधिक दूध उत्पादन के लिए उचित देखभाल एवं प्रबंधन। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से संचालित कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में कृषि वैज्ञानिकों की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें न्यूट्री फार्म परियोजना के तहत किसानों को मिलने वाले लाभ मुख्य विषय था। और हमारे संवाददाता ने संपर्क किया यहां के वरिष्ठ वैज्ञानिकों से और इस परियोजना पर पूरी जानकारी ली। आइए पहले यह जान लेते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है और किसानों को इससे किस प्रकार का लाभ मिल रहा है। बाराबंकी किसानों के लिए न्यूट्री फार्म परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ पर। इसमें किसानों के लिए जो खाद्यान्न की समस्या जो हमने भारत में पूर्ण कर ली है, परंतु इस समय जो हमें न्यूट्रिशन की जो समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने ये योजना बनाई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय को मिली है। हमारे भारत सरकार ने हमारे देश में 16 ऐसे जिलों को चयनित किया जहाँ पर हमारे जनता में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी है और उसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। तो वहाँ पर इस तरह की फसलों को उगाया जाए जिनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे माल न्यूट्रिएंट्स की समस्या से निजात मिल सके। इसके लिए हमारे इस उत्तर प्रदेश में 32 जिलों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह के 32 जिलों में से जो 9 जिले हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमारे विश्वविद्यालय की है। अब जानते हैं कि यह विश्वविद्यालय किन किन जिलों में इस परियोजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण दे रहा है। ये जो न्यूट्री फार्म योजना के मैं सह अन्वेषक हूँ और मुझे जो है दायित्व दिया गया है। इसमें जो हमारे 9 जनपद आते हैं उसमें हमारा बाराबंकी, इसके बाद हमारा फैजाबाद, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, संत रविदास नगर, चंदौली, गाजीपुर, इन जनपदों में कुल 9 जनपदों में यह प्रशिक्षण कार्य जो है कराया जाएगा। और इसमें आप लोग जो लाभान्वित किसान हमारे हैं, ये कृषि विभाग द्वारा बाजरा, मक्का, गेहूं और धान इस पे जो है आपको प्रदर्शन कराए गए हैं। और प्रदर्शन कराने के बाद जो आपका उत्पाद होता है उनको कैसे हम व्यावसायिक रूप में ले आएँ और अपने भोजन में जो हमारा परिवेश पहले हम बाजरा और मक्का अधिक मात्रा में पैदा होता था, पानी का अभाव था, जिसके कारण से उसमें जो सूखे को सहन करने वाली क्षमता इसमें ज़्यादा होती थी, इसका एक उत्पादन ज़्यादा होता था और इसका उपभोग भी हम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है धान और गेहूं की ने इसका स्थान ले लिया और अब जो है इसकी महत्व
देखा गया कि शोध के कारण देखा गया कि जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं उनकी कमी जो है इन फसलों से ज़्यादातर दूर होगी। इससे हमारे विभिन्न प्रकार के जैसे मधुमेह है, रक्तचाप है और सारी बीमारियां हैं होती हैं वह नहीं होंगे। और इसलिए भारत सरकार ने इन पे जो है प्रदर्शन जो हमारे प्रजातियां हैं, कुछ प्रजातियां धान की हैं, गेहूं की हैं, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है, विटामिन ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको जो है प्रदर्शन में आप लोगों को दिया गया है। और प्रदर्शन में उत्पादन के बाद आप इसको कैसे उसका, चूँकि हमारा समाज जो है धीरे धीरे बदल रहा है, खाने की पद्धति भी बदली है, फास्ट फूड की तरफ हमारे बच्चे जो है ज़्यादातर जा रहे हैं, तो हम जो गेहूं और धान, मक्का और बाजरा, इनके जो विभिन्न तरीके जो है, विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ बनाने की जो विधियां हैं, उन पे जो है हमारे गृह वैज्ञानिक इस पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण में मोटे अनाज से विभिन्न उत्पाद तैयार करने की विधि भी बताई गई। साथ ही उत्पाद को बाजार में भेजकर कैसे लाभ कमाया जाए, इस विषय पर भी प्रकाश डाला गया। विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र मथौदा में कार्यरत हूँ। मेरे को आज यहाँ पे बुलाया गया है कृषि विज्ञान केंद्र बाराबंकी में। यहाँ पे हमारे 29 किसान भाई लोग बाराबंकी हरख से आए हुए हैं। जो ये हमारी भारत सरकार की न्यूट्रीफार्म योजना चल रही है, इसमें ऑन कैंपस ट्रेनिंग और ऑफ कैंपस ट्रेनिंग होती है। तो ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के दौरान हमारे किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं। इनको मोटे अनाज, हम बाजरे के, मक्के के, जौ, चावल, गेहूं के उत्पाद बना करके कुपोषण से बचा सकते हैं। जैसे आज हम इनके सामने बाजरा ले लीजिए, बाजरा के हम इनको बाजरा की खीर है, बाजरे के हलवा है, बाजरा का लड्डू है, बाजरा का हम उसको नाम आप ढोकला कह लीजिए, या उसको भाप में पका करके उसको छौंक करके चाय के साथ बहुत अच्छा नाश्ता तैयार हो जाता है, जो अभी हमारा यहाँ पे पक रहा है। जैसे हमारी महिला बहनें चावल के वो बनाती हैं कचरी, वैसे ही आप मक्का, ये गाढ़ा वाला जो काले रंग का है वो बाजरे का बना हुआ है, और जो पीले रंग का दिख रहा है वो मक्के का है। तो ये बना करके रख सकती हैं। उसको चाहे तो तल करके भी पॉलिथीन में पैक कर दीजिए, नहीं तो कच्चा भी आप दे दीजिए। जब जिसको खाना होगा गरम तेल में उसको तल करके नमकीन के साथ बहुत अच्छी नमकीन तैयार हो जा रही है। आप अपने मन मुताबिक तेल में उसको तल करके लोगों को दे सकते हैं। और बाजरे का एक परिमल बनता है, जैसे आप चूड़ा बनाते हैं, चावल का चूड़ा बनाते हैं, वैसे ही बाजरे का परिमल बनता है। परिमल के गांव में पहले लोग ढूंढा बनाते थे, उसी ढूंढे को आधुनिकता के तौर पे हम छोटा छोटा लड्डू बना सकते हैं। बाजरे में मूंगफली का दाना डाल दीजिए, गुड़ के साथ पाक दीजिए। बाजरा और गुड़ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे ग्रामीण अंचल के किसान भी क्या चाहते हैं कि हम कैसे धन कमाएं, है ना। महिला बहनें भी यही चाहती हैं, हम क्या करें, हमों के नौकरी दिलवा दा बोले ली, है ना। तो इससे सबसे अच्छा क्या है कि आप स्वयं में पहचानिए कि हम कौन सा उद्योग शुरू करें जिससे आपको 2 पैसे मिल जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा है जो आज न्यूट्रीफार्म योजना चल रही है, उसी के से संबंधित हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारी महिला बहनें 5-6 मिलकर के स्वयं सहायता समूह बना लें और अपने खाली समय में महिला बहनें चाहेंगी तो इसी का जो भी बाजरा, मक्का, जौ आपके पास आ गया है जी, तो आप इसको प्रोसेसिंग करके बाजरे की, अब आप चाहे तो थोड़ा मोटा आटा बना लीजिए, थोड़ा महीन आटा बना लीजिए, दलिया बना लीजिए, और आप उसको पैकेट्स में बंद कर दीजिए और अपने स्वयं सहायता समूह का एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसी सर्टिफिकेशन के माध्यम से आप उस माल को आप बाजार में, मार्केट में बेच रहे हैं। तो हम सबको, भारत सरकार भी इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही है, वो भी चाहती है कि हमारे किसान भाई अपने पैरों पे खड़े हों और इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में लाएं, और जिससे उनको 2 पैसे की आमदनी हो। प्रशिक्षण ले रहे किसानों में भी काफी उत्साह था। हमारे संवाददाता ने कुछ किसानों से भी इस विषय पर जानकारी ली। मैं बाराबंकी के हरख ब्लॉक से आया हूँ।
यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स फार्म का प्रशिक्षण 1 दिवसीय चल रहा था, जिसमें हम सभी को यहाँ पे प्रशिक्षण के द्वारा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और कैसे हम अपने द्वारा उत्पादित चीज़ों को अपने कैसे साफ सफाई द्वारा उसका कैसे हम अच्छे से उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को, कुपोषण को और आसपास जो कुपोषण लोगों में, परिवार में या गांव में फैल रहा है, और जो मोटे अनाज से बनने वाली चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा कुपोषण के प्रति लड़ने की क्षमता होती है, उसके बारे में जाना। और मैडम के द्वारा ये भी जानकारी हुई कि हमको कैसे अपने उत्पादन को डायरेक्ट उपभोक्ता के पास पहुंचा के बीज का जो पैसा है वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। विकासखंड हरख से आया हूँ और मुझे न्यूट्री फार्म योजना के अंतर्गत हैदरगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र पर भेजा गया और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बाजरे से और मक्का से जो व्यंजन बनाए गए उसके बारे में बताया गया। मक्का के लड्डू और बाजरे की खीर और तमाम सब्जियां और ये कचरी वगैरह जो बाजरे की बनी है, और सब्जी भी बाजरे की बनाई गई। इसी प्रकार के उत्पाद जो है बनाए गए हैं, इसी के बारे में बताया गया कि आप कैसे बनाएंगे। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। आलू की अधिक उपज के लिए फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आलू, जिसकी खेती उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्र पर की जाती है, जिसकी बुआई मुख्य फसल के रूप में अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होती है। तो किसान भाइयों, आलू की फसलें इस समय कई अवस्थाओं पर हैं और इन फसलों की सही वृद्धि विकास हो सके, इसके लिए खड़ी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करने की जरूरत है, ये जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर अशोक सिंह से। किसान भाइयों, आज जो देख रहे हैं आप सामने कि आलू की फसल खड़ी हुई है, जो कि लगभग इस समय 60 से 65 दिन के आसपास हो रही है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम कृषक जो कृषण क्रियाएं क्या क्या कर सकते हैं कि किसान भाई इस समय। एक तो इस समय सबसे पहले ध्यान देने वाली जो बात है, किसान भाइयों को खाद और उर्वरक के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसान भाइयों, बीज की बुवाई करने मात्र से ही हमें अच्छे उत्पादन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हम फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए उचित समय पर फसलों में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। तो कैसे करें इन उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं। कुल उर्वरक की मात्रा देने चाहिए, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 180 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 80 किलोग्राम और 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय में देनी थी, जिसमें कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 1/3 मात्रा बुआई के समय देनी थी। और किसान भाइयों, अब जो दूसरी टॉप ड्रेसिंग की मात्रा है, जिस समय किसान भाई मिट्टी चढ़ाते हैं आलू में, उस समय जो 2/3 मात्रा बची उसमें से आधी मात्रा मिट्टी चढ़ाते समय किसान भाइयों को देनी चाहिए। और जो तीसरी टॉप ड्रेसिंग की मात्रा है, लगभग करीब 60 से 80 दिन के बीच में जब हम पानी देते हैं, उस समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन की मात्रा देनी है। आलू की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु मिट्टी चढ़ाने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ठीक तरह से कंदों पर मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण कंद हरे और विषाक्त हो जाते हैं और ऐसे कंदों की वजह से किसान भाइयों को उपज का सही बाजार भाव नहीं मिल पाता है। तो कब और कैसे चढ़ाएं मिट्टी, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि जब हम आलू की रोपाई हाथ से करते हैं बगैर मशीन से,
तो मिट्टी, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है वो कम रह जाती है। अगर मिट्टी कम रह जाएगी, अगर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो जब आलू हमारा जब कंद बनना शुरू होता है तो कंद काफ़ी बाहर खुला रह जाता है, जिस कारण से आलू की जो क्वालिटी है वो प्रभावित होती है। और क्योंकि जो हरा हरा आलू हो जाता है, लगभग खाने में भी अच्छा नहीं लगता, एक से जहरीला टाइप से हो जाता है। तो किसान भाइयों को मिट्टी चढ़ाना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़, जब मिट्टी चढ़ा देंगे तो जो पानी है उसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। मिट्टी चढ़ाने के बाद कोशिश करें कि जो गूल है हमारी, जैसे आप देख रहे हैं, पानी इसके ऊपर से नहीं निकलना चाहिए, लगभग आधी आधी गूल पानी देना चाहिए, जिससे कि जो पैदावार है वो अच्छी होती है और ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी रहती है, और जिससे कि जो पौधे का फैलाव अच्छा होता है और पैदावार अच्छी होती। इस समय वातावरण में अधिक नमी को देखते हुए आलू की फसल में सबसे ज्यादा पछेती झुलसा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, परंतु हमारे किसान भाई इस रोग का समय से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। तो क्या है इस रोग के लक्षण और नियंत्रण उपाय? जिसमें कि पत्तियां नीचे से पुरानी पत्तियां झुलस जाती हैं और जो ऊपरी सतह पे जो पत्तियां आती हैं वो किनारे से झुलस के और हल्का सा सड़न सी पैदा हो जाती है और काले रंग की पत्तियां हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि झुलस गया हो पौधा। तो इस तरीके का अगर लक्षण दिखाई देते हैं आने के बाद किसान भाइयों को चाहिए कि रिडोमिल या जिनेब Z78 के नाम से जो दवा आती है, लगभग 2.25 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके अगर एक स्प्रे कर देते हैं तो जो पछेती झुलसा है उसकी रोकथाम हो जाती है। इसी तरह हमारे कुछ किसान भाइयों की फसल में माहू का प्रकोप भी देखने में आ रहा है। ये हमारी फसल की पत्तियों का रस चूस लेता है, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा आती है, जिसके कारण कंदों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है और उपज में कमी आ जाती है। इस समस्या से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को माहू का समय से नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो कैसे करें इसका नियंत्रण? तो इसके लिए भी किसान भाइयों को चाहिए कि जो मोनोक्रोटोफास दवा है उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें, जिससे कि जो माहू है या और एफिड्स जो भी कीड़े हैं वो लगभग खत्म हो जाएं। इस तरीके से किसान भाई अगर आलू की फसल में समसामयिक जो कृषण क्रियाएं हैं करेंगे तो निश्चित रूप से जो पैदावार है आलू की फसल से अच्छी ली जा सकती है। आगे कुछ और रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। गाय भैंसों से अधिक दूध उत्पादन के लिए उचित देखभाल एवं प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे में दुधारू पशुओं की उचित देखरेख करना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा ये पशु कई रोगों की चपेट में आ जाते हैं और उनके दूध उत्पादन में भी कमी होने लगती है। तो किसान भाइयों, इन दुधारू पशुओं के लिए कौन कौन से आवश्यक कार्यों को करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया वल्लभनगर के एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर ML गुर्जर। आज हम आपको जानकारी देंगे किसान भाइयों, पशु प्रबंधन यानी पशुओं का प्रबंधन अपन कैसे करें जिससे कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा हो सकते। यानी पशुपालन के 4 जो पहिए होते हैं, जिसमें कि पहला जो होता है प्रजनन, दूसरा फीडिंग उनका खान पान, तीसरा आवासीय प्रबंधन और चौथा पहिया होता है उनके स्वास्थ्य रक्षा। तो ये चारों पहियों का अपन ध्यान रखेंगे तो अपन पशुपालन से ज़्यादा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या बातें जो ध्यान रखने वाली है? प्रजनन का मतलब है कि अपन उच्च गुणों वाले पशुओं का आपस में संकरण कराना, यानी क्रॉस करवाना, मेल और फीमेल को मिलाना, जिससे कि वांछित गुणों वाली संतान हमें प्राप्त हो।
दूसरा होता है कि जैसे उनकी फीडिंग का मतलब है अपन उनको जानवरों को जो अच्छा खिलाएंगे तो उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी न्यूट्रिएंट उनको मिलेंगे, और जो पैदावार जिसे अपन लेना चाहते हैं, जैसे दूध जानवर से ले रहे हैं तो वो भी दूध भी ज़्यादा मिलेगा अपन, और उसके जो जानवर की बॉडी के लिए मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए, जैसे रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, या फिर खेती बाड़ी में जानवर काम में ले रहे हैं उसके लिए जो है वो, इसलिए अपन को संतुलित आहार उनको खिलाने के लिए देना चाहिए, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स वगैरह उचित मात्रा में जानवर को बॉडी के मेंटेनेंस के लिए मिलते रहे। तो इसके अलावा प्रबंधन में अपन क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, सबसे पहले जैसे जो नवजात शिशु है उसका बच्चों को पालना पोषना, तो उनको उचित जैसे ब्याने के बाद उनको कोलेस्ट्रम खीस पिलाना, उनके जो जानवर है उनको अलग, छोटे जानवरों को बच्चों को अलग रखना, उनको सर्दी गर्मी बारिश से बचाना। इसके बाद उनका फीडिंग और वाटरिंग यानी खाना और पानी पिलाना, तो उनको स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए, स्वच्छ खाना खिलाना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। और उसके बाद उनको जैसे पशु की आवास व्यवस्था, तो यानी सर्दी गर्मी बारिश से पशुओं को बचाने के लिए अपन को उचित वैज्ञानिक तरीके से आवासीय प्रबंधन करना चाहिए, जिससे कि उनका प्रोडक्शन जलवायु के कारण प्रभावित नहीं हो। इसके अलावा साफ़ सफाई, जैसे जिस आवास में रख रहे हैं कि उनकी साफ़ सफाई रेगुलर हो, उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहे, जिससे कि कोई बीमारी उन जानवरों में नहीं फैले। इसके अलावा पशुओं को चिन्हित करना, यानी एक ही नस्ल के कई सारे पशु होते हैं तो उनको पहचानना मुश्किल होता है, तो उसमें उपयुक्त चिन्हित करना चाहिए, जैसे ब्रांडिंग करना है, उनके कान में नंबर लगाना है, गले में नंबर लगाना है। इसके बाद बीमारियों को बचाने के लिए अपन को टीकाकरण, यानी जो बीमारियां उस एरिया में प्रचलित है, जैसे खुरपका मुंह का बीमारी है, गलघोटू बीमारी है, लंगड़ा बुखार है, ऐसी कई जो बीमारियां होती है उनका अपन को वैक्सीनेशन टीकाकरण करते रहना, जिससे कि वो बीमारी अपने जानवरों में आई नहीं। इसके अलावा जो भी बीमारियां हैं उनका जो लक्षण दिखते ही तुरंत अपन को पशु चिकित्सक या पशु कंपाउंडर से मिला के उनका समुचित इलाज करवाना चाहिए। और इसके अलावा जो जानवर में अपन को डी बडिंग या सींग रोधन, जो जानवरों के सींग बड़े हो जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, कई बार घाव हो जाता है, तो अपन का उनको सींग रोधन भी कर देना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर जानवरों की अवांछित पशुओं का निष्कासन यानी कलिंग करते रहना चाहिए। जैसे डेयरी फार्म में हर साल 10-20% जानवरों को हटा देना चाहिए जिनका प्रोडक्शन कम हो या जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, गाबड़ नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे जानवरों को समय समय पर कलिंग द्वारा निकालते रहना चाहिए। इसके अलावा अपन को जो अच्छे जानवर हैं, उच्च गुण वाले पशुओं का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि अपन को आगे वाले समय में अच्छी पीढ़ी के जानवर अपन को मिलते रहे। और समय समय पर पशुओं की उम्र का निर्धारण करना, यानी अपन को उम्र का भी ज्ञात होना चाहिए, जैसे कि जो ज़्यादा ओल्ड एज में या बूढ़े जानवर हो जाते हैं तो उसको अपन समय समय पर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा साल में 2 बार बड़े जानवरों में, पशुओं में पेट में कीड़े मारने की दवाई डीवर्मिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि जानवरों के पेट में अंतः परजीवी पैदा नहीं हो और जानवर का जो खानापन देते हैं जो समय समय पर अच्छी तरह से पचता रहे और जानवर में कब्ज वगैरह जो कब्जी पड़ जाती है उसकी समस्या नहीं हो। जानवरों में अपनो ग्रूमिंग करना यानी खुरेरा करना, यानी जो खुरेरा ब्रश होता है, जिससे कि पशुओं के शरीर पर उनके जो बाल है उसकी दिशा में ऊपर से नीचे की तरफ पशुओं में खुरेरा करते रहना, जिससे कि खुले बाल होते हैं जो नीचे गिर जाएंगे और पशुओं के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सैदपुर, जिला गाजीपुर के कृषक रमेश वर्मा ने। यह बेर के बाग में लगने वाली फलमक्खी कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो रमेश वर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसका प्रबंधन का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने को जगह जगह, चाहे अपने परात हो, जिसे अपन परात या बाल्टी, छोटे छोटे ऐसे थाली वो लेकर के उसमें क्या है कि जेगरी, जिसे अपन यूं कह सकते हैं सीधी भाषा में, गुड़ का घोल बना करके, जैसे अपन मक्खियां आकर्षित होती है उसी तरह से क्या है कि ये भी उसकी तरफ काफी
आकर्षित होती है फल मक्खी। तो उसमें क्या है कि उनको जब उसमें थोड़ा सा कीटनाशक मिला दें तो जो ये फल मक्खियाँ उसकी तरफ आकर्षित होगी, जो गोल बनाते हैं, तो वो कीटनाशक की वजह से वो सबकी सब नष्ट हो जाती है। तो वो क्या है कि आगे की उसकी संतति नहीं बना पाती है और इससे क्या है कि वो सभी इकट्ठा करके अपन उसको नष्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद कीटनाशक रसायनों की बात करते हैं तो बेर फल मक्खी के नियंत्रण के लिए अपने को डाइमेथोड 30 EC नामक के कीट रसायन आता है। तो उसके लिए क्या है कि 1 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या फिर मेलाथियान 50 EC नामक दवाई आती है, तो उसका भी क्या है कि 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके अपन को बेर के जो बगीचे हैं उस पे छिड़काव करना चाहिए। अगर किसान भाइयों जब प्रकोप ज़्यादा हो तो इन रसायनों का अपन 10 से 15 दिन बाद में फिर वापस दोहराव करना चाहिए, अर्थात अपने को 10 से 15 दिन बाद में दोबारा छिड़काव करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि छिड़काव भी उस अवस्था में करें जब वो या तो फल बेर से छोटे हो या बेर से आकार के हो। उसी समय क्या है कि उसी समय काफी नुकसान पहुंचाते हैं और उसी समय अंडे से उसकी लार्वी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है फल के। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadatta.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।